बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। किताब मेले में हमने तो प्लान किया था कि 9 दिनों में, बल्कि हमने पहले प्लान किया था कि 10 दिनों में 32 प्रोग्राम हो, लेकिन वो 10 दिन जो है बाद में 9 दिन हो गए। 9 दिन इसलिए हुए कि मालेगांव में 12 नवंबर की वजह से हालात ख़राब हुए, तो युवा की तारीख जो है उसको आगे बढ़ा दिया गया। जब आगे बढ़ाया गया तो फिर ये किया गया कि उसको 10 के बजाय 9 दिन कर दिया गया। अब उस 9 दिनों में हमने 30 प्रोग्राम प्लान किए थे, लेकिन फिर अब ये इंतजामिया की तरफ से मामला हुए तो उसको श्रिंक करना पड़ा और इस बात की इत्तेफा करना पड़ा कि सिर्फ किताब का मेला हो जाए वो भी हमारे लिए काफ़ी है। अब उसमें तो कुछ अहम प्रोग्राम थे, उनमें हसन जमाल जैसी शख्सियत हमारे दरमियान आने वाली थी, तो हम लोगों ने प्रोग्राम अलाव के नाम से बनाया था कि रात में सर के साथ शहर के 200-500 लोग बैठेंगे और सर की ज़िंदगी भर के जो तजुर्बात हैं उनका निचोड़ उनसे सुनेंगे और उनसे बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू होगी, उनसे सवाल जवाब होगा। उसके लिए सर तैयार थे, लेकिन ये हुआ कि सर को इमरजेंसी में बम्बई वापस जाना है, तो हमने हमारे यहाँ के जो साथी अफराद हैं और जो शोरा उलमा हैं उनसे दरख्वास्त की, उन लोगों को कहना है कि किसी भी सूरत में उस प्रोग्राम को आपको करना है। और प्रोफेसर अकबर साहब ने कहा कि जब चीज़ आपने तय की है और लिमिटेड ऑडियंस है तो उसको कर लेते हैं। मैं बिला ताख़ीर चाहूँगा कि एक ऐसा शख्स जो गुज़श्ता 60 वर्षों से ज़्यादा अरसे से फिल्मी दुनिया से जुड़ा रहा, IPRS के चेयरमैन रहे, उर्दू के सबसे बड़े अखबार ब्लिट्स वाइड अखबार जो 1 लाख से ज़्यादा शाये हुआ था, उसके मुदीर रहे, सहारा के मुशीर रहे और न जाने कितनी हैसियतें हैं सर की। कॉलम नवीस है, उनके कॉलम जो है मुझे पता है कि इनकलाब में किसी एक कॉलम का सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी को दिया जाता है और इनकलाब से ज़्यादा कोई पैसा नहीं देता तो वो हसन जमाल साहब को दिया जाता है। जमाल साहब हमारे दरमियान है, मैं दरख्वास्त करूँगा सर से, राय करूँगा वो सफ़र जो आपका है आपकी ज़िंदगी का साहब, इनसे कहिए कुछ पूछे मैं जवाब दूँ। तो शुरू में आप कुछ बातें अपने तौर पर कह दें और उसके बाद फिर जो है हम लोग सवाल करेंगे। सवाल आप सब बेटा लोग ये कोशिश है जो चाहे जिस तरीके से बात करें, और अगर आपको लगता है कि माइक की वीडियो भी तो माइक ही बंद कर देगा रहने दें। मैं अब क्या बताऊं, जिंदगी इतनी आड़ी तिरछी और टेढ़ी मेढ़ी रही कि उसको सीधा करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आखिर जाकर ये मालूम हुआ कि मीर तकी मीर ने बहुत दुरुस्त कहा था कि यही जाना कि कुछ न जाना है सो भी एक उम्र पे हुआ मालूम। तो आज जब यहाँ आया, मैं बच्चों से मिला, मैं बच्चियों से मिला, मैं स्मार्ट क्लास में गया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो मिड 70s में हूँ, लेकिन जो ये बच्चे जानते हैं इन बच्चों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो सब मुझसे ज़्यादा एडुकेटेड। वो कंप्यूटर पर जिस तरीके से बेतकल्लुफ़ी से काम कर रहे थे, मैं उसको कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि फातिरुस समावात वल अर्ज़ ने जब मुझे इस दुनिया में भेजने का इरादा किया, तो शायद मेरा ख्याल है कि शायद क़स्साम अज़ल ने मुझसे पूछा कि मियाँ दुनिया में जा रहे हो, क्या बनना चाहते हो? तो मेरा ख्याल ये है कि मैंने उनसे ये कहा होगा कि मैं जैक ऑफ ऑल बनना चाहता हूँ, मास्टर ऑफ नन बनना चाहता हूँ। मुझे हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा इल्म हो जाए, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं किसी एक इल्म में महारत, और इत्तेफाक से शायद मेरी सुन दी गई, चुनांचे मेरी ज़िंदगी जो है वो
तालिब इल्मी के ज़माने से ही ट्रेड यूनियंस और दूसरे तहरीकों में हिस्सा लेने से शुरू हुई। मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। उस ज़माने में, जिस ज़माने में मैं गोया के होश के नाखून ले रहा था, तो उस ज़माने में इस मुल्क में बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर प्रोग्रेसिव और कम्युनिस्ट तहरीक थी। तो मुझे किसी ने उस वक्त ये बताया कि बर्नार्ड शॉ ने एक बात कही कि जो शख्स अपने उम्र के 30 सालों तक मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट नहीं होता, वो फिर कुछ नहीं होता, उसको इंतहाई बेवकूफ़ समझो। और जो शख्स 40 साल की उम्र के बाद भी कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट रहता है, उसे भी बेवकूफ़ समझो। तो मैंने ये दोनों मंजिलें पार की। उसके बाद ज़माने तालिब इल्मी में इत्तेफाक से मुझे अपने तालीमी अखराजात के लिए एक अखबार में काम करना पड़ा। कौमी आवाज़ बहुत बड़ा अखबार था। मैं समझता हूँ कि उर्दू सहाफ़त का एक संग मील थे और उसमें हयातुल्लाह अंसारी उसके एडिटर थे, नामवर अदीब और नामवर सहाफ़ी। मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं किसी तरीके से ग्रेजुएशन किया। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं वकालत पढ़ूं, तो 1 साल मैंने वो भी किया। मैं ख़ुद चाहता था कि मैं आर्कियोलॉजी पढ़ूं, तो 1 साल मैंने वो भी पढ़ा। तो न ये रहा न वो रहा। उसके बाद मुझे एक मुलाजमत मिल गई यूपी गवर्नमेंट रोडवेज़ में स्टेशन ऑफिसर की, जिसका किस्सा ये था कि उसका रिटन एग्ज़ामिनेशन जो था उसमें मैं 3rd आया था, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ मेरा तो मैं मेरिट लिस्ट में नंबर 1 था। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे हो गया। तो मेरे जो इंटरव्यू ले रहे थे उसमें एक विल्सन साहब थे, तो जो मैनेजर, जनरल मैनेजर थे रोडवेज़ के, तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरी कद-ओ-कामत काफ़ी छोटी थी, कि भाई तुम तो बहुत छोटे हो। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि नेपोलियन बोनापार्ट मुझसे भी छोटा था। तो इस एक जुमले पे मुझे नौकरी मिल गई। बहरहाल वो कुछ दिनों में धूल फाँकता रहा, लेकिन वहाँ मेरा दिल लगा नहीं। तो इत्तेफाक से उसी ज़माने में उर्दू ब्लिट्स में एक मेरे अंग्रेज़ी सहाफ़ी थे नजमुल हसन साहब, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, तुम मेरा एतबार करो, इसको रख लो। तो मैं बम्बई आया। उस ज़माने में वो बम्बई था। 16 जून 1965 को। लेकिन मैं जब बम्बई आया तो मेरी जेब में उर्दू ब्लिट्स के सब एडिटर का अपॉइंटमेंट लेटर था। चुनांचे ये हुआ कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मानना पड़े। जाहिर है कि मेरा जो अव्वल शौक़ था वो उन लोगों से मिलना था जो मेरी ज़िंदगी के आइडियल रहे थे, और वो सब यहीं थे। सरदार जाफरी, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो मैं इनसे मैं मिलना चाहता था। और चूँकि मैं सब एडिटर था ब्लिट्स का, इसलिए मेरे लिए दरवाजे जल्दी खुल जाते थे, क्योंकि वो समझते थे लोग कि ये कुछ मांगने नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मेरी उन लोगों से मुलाकात हुई, जिनकी मुलाकात को मैं अपनी ज़िंदगी का एक ख्वाब समझता था। दोस्तों, मैं मालूम नहीं मैं क्या हूँ, किस मुकाम पे हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, कितना छोटा हूँ, मुझे मालूम नहीं, और शायद मुझे ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं है बात जानने से। मुझे बस एक बात है, अपने में एक बड़ाई मालूम होती है, और वो बड़ाई ये है कि ज़िंदगी के हर शोबे में मुझे बड़े बड़ों की सोहबत में बैठने का मौका मिला। चाहे वो सहाफ़त में ज़ाहिर में जब आया तो करंजिया, आर के करंजिया इतना बड़ा नाम था उस वक्त।
सहाफ़त की दुनिया का। खुशवंत सिंह उस वक्त इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर थे। दिलीप मुखर्जी बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। तो मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिला। अदब में भी लखनऊ से सज्जाद ज़हीर, मैं उनके साथ रहा, मैंने उनके साथ काम किया। बॉम्बे में भी जब मैं आया तो इन तमाम लोगों के साथ, शाहिर लुधियानवी, उन सब के साथ मुझे बैठने का, उनसे बातचीत करने का, उनसे सीखने का मौका मिला। उसके बाद जब मैं फिल्म में गया तो जिन डायरेक्टर्स ने मुझे मुंह लगाया या मुझे अपने साथ बैठने की इजाज़त दी, उनमें बी.आर. चोपड़ा, चेतन आनंद, रामानंद सागर, ये इतने बड़े नाम थे फिल्मी दुनिया के कि उनके आगे किसी का चिराग नहीं जलता था। म्यूज़िक फील्ड में मुझे दिन रात साथ रहने का मौका मिला मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब के साथ। मैंने उनसे क्या कुछ सीखा मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मजहबी हलकों में भी मेरी मुलाकात जिन लोगों से रही, उनमें जो सबसे अहम नाम मेरे लिए है वो मौलाना मुख्तार नदवी का है। मौलाना मुख्तार नदवी का इसलिए कि हम दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे बांद्रा में और वो मुझसे बातें करते रहते थे और अपने ख्याल में मेरी इस्लाह की कोशिश करते रहते थे। लेकिन उनकी कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि मौलाना मुख्तार नदवी मुझे ला से इल्लल्लाह तक ले आए। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता था। फिल्मी दुनिया में और जिन लोगों के साथ मेरा दिन रात उठने बैठने का रहा, उनमें सबसे बड़ा नाम तो यूसुफ खान, दिलीप कुमार का था, देवानंद साहब का था, अशोक कुमार का था, राजेंद्र कुमार का था, धर्मेंद्र का था। धर्मेंद्र साहब से मेरी मुलाकात बड़ी दिलचस्प है। धर्मेंद्र साहब 2-3 लोगों में थे फिल्म इंडस्ट्री के जिनको उर्दू के अलावा कोई ज़बान आती ही नहीं थी। वो थे राजकुमार थे, राजेंद्र कुमार थे, मनोज कुमार थे, जिन्हें उर्दू के अलावा कोई लैंग्वेज आती ही नहीं थी। और धर्मेंद्र कुमार साहब उर्दू अदब के बड़े दिलदादा थे, ख़ास तौर पर उर्दू के मज़ाही अदब के। मुझे मुलाकात याद है, पहली मुलाकात जब उनसे हुई, मेरी में लाया गया तो उन्होंने मुझसे कहा, यार हसन कमाल, मुझे शौकत थानवी के नावल खुदा न खास्ता ला दो। मुझे आज तक याद है। तो मुझे इन लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया इन बड़ी बड़ी शख्सियात की सोहबत है। शायद मुझे सैकड़ों किताबों पढ़ने से भी वो सब न मालूम होता जो इन लोगों के साथ मिल बैठकर मुझे मालूम हुआ। हसन कमाल साहब अपनी हालात ज़िंदगी के नशे को फराज और उरूज कमाल अपनी ही ज़बान से बयान कर रहे थे। हमारे दरमियान मौजूदी में शहर में घरेलू से भी मोहब्बत करवाना कोशिश करते हैं। कुछ सहाफ़ी निगरान में, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, ज़फ़र आला सर पीछे कोशिश करते हैं। हमारे मकामी इंतज़ामिया कमेटी के लोग साहब कोशिश करते हैं। आप जैसे हसन कमाल साहब के हालात ज़िंदगी या उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से जो भी आपके ज़हन में सवाल आ रहे हैं तो आप उसे यहाँ पर कर सकते हैं और उसका जो जवाब है वो हमारे हसन कमाल साहब आपके सामने पेश करेंगे। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।